हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और ये है वीडियो कक्षा 8वीं का अध्याय 3 जो कि है वायु। तो हम जानते हैं कि वायु हमारे चारों तरफ है, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। यह सजीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि इस सांस लेने लिए बिना हम कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। इसके अलावा पृथ्वी के तापमान का नियंत्रण, वर्षा का होना, बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना, कुछ ऐसी क्रियाएँ हैं जो वायु के बिना संभव नहीं है। आप भी ऐसी कुछ अन्य क्रियाओं की सूची बनाकर क्या कर लीजिए, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये एकमात्र पृथ्वी ही है दोस्तों जहाँ पे वायु है, इसी वजह से यहाँ पे जीवन है, अन्य किसी ग्रह पे जीवन नहीं है। तो आइए जानते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन और 0.04% जल वाष्प, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और शेष सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें तथा धूल के कण उपस्थित है। और इन सभी से मिलकर ही हमारा वायुमंडल बनता है। पृथ्वी की सतह से लगभग 16 से 23 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन का परत पाया जाता है। ओजोन का एक अणु O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है। यह परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, जिससे त्वचा के कैंसर से बचाव होता है। तो ये ओजोन परत दोस्तों सूर्य से निकलने वाला जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है उसको अवशोषित कर लेती है। और उसके पश्चात जो क्या बोलते हैं, जो साफ किरण हमको प्राप्त होती है वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। लेकिन आजकल हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रिज और कई ऐसे कार्बनिक पदार्थों का यूज़ करने लगे हैं, जिससे इस ओजोन परत पे छेद होने लगा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायु कौन कौन से गैसों का मिश्रण है। तो यहाँ पे मैंने पीले कलर से अंडरलाइन किया और यहाँ पे बता भी दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे करके। और साथ ही साथ ओजोन परत क्या है, तो यहाँ पे है देखो 16 से 23 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन परत पाई जाती है। और ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषित करती है और त्वचा के कैंसर से बचाव होता है। वायुमंडल में कौन सी गैस बहुतायत पाई जाती है, वो है नाइट्रोजन गैस। मैंने टिक लगा दिया है, यहाँ पे लिख दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्वेश्चन बना के इसका आंसर लिख सकते हो आसानी से। ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। हम सभी अपने दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के महत्व से परिचित हैं। यह एक प्राणदायिनी गैस है। आइए हम इसे बनाने की विधि, गुण और उपयोग का अध्ययन करें। तो यहाँ पे है दोस्तों, देखिए हमारा क्रियाकलाप 1 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, जो लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका। तो इसके लिए हमें क्या क्या लेना है, स्टैंड, गर्म करने का साधन, मोटे कांच की परख नली, निकास नली, टब, पानी, 2 परख नलियाँ, काई, रुई, पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्या करना है दोस्तों, इस विधि में है, हम पढ़ लेते हैं। मोटे कांच की परख नली लीजिए, 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए और उसे इस चित्र के अनुसार हमको क्या करना है, उपकरण जमा लेना है। ये देख लिए हमने क्या कर लिया है, उपकरण को जमा लिया है। फिर उसके बाद परख नली को पानी से भरे टब में उल्टा रखकर अंगूठा लगा लीजिए और अंगूठा हटाने के बाद परख नली का पानी नीचे गिरे नहीं, यह ध्यान दीजिए। परख नली में जब गैस भर जाए तो उसे हटा लीजिए और इस परख नली को ऐसे ही रहने दीजिए। इससे हम कोई प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि गैस के अलावा थोड़ी बहुत हवा होगी और एक परख नली में बनने वाली गैस को एकत्रित करके कार लगा दीजिए। और एकत्रित जो गैस है वो ऑक्सीजन है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट लिया गया है परख नली में, कार्क और रुई लगा के उसे टाइट कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ से नीचे से एक पाइप और जहाँ पे एक परख नली को पानी के टब से उल्टा रखा गया है, जहाँ पे ऑक्सीजन की गैस क्या है, एकत्रित होनी है। तो हमको क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीजन बनाते समय कांच की परख नली को हिलाते रहना चाहिए ताकि पोटेशियम परमैंगनेट उछलकर ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म करेंगे तो पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज ऑक्साइड और उसके साथ जो ऑक्सीजन बनता है उसी को ही परख नली से क्या करते हैं, एकत्र करते हैं। तो क्रियाकलाप 1 में ऑक्सीजन गैस के निम्नलिखित गुणों के हम निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे कि सामान्य अवस्था गैस रंगहीन, गंधहीन होता है, जल से हल्की अथवा भारी हल्की होती है, जल में विलेयता अल्प विलेय होता है। फिर उसके बाद है क्रियाकलाप 2। अब क्या कर लीजिए, ऑक्सीजन से भरी परख नली लीजिए, जैसे कि आपने पिछले प्रैक्टिकल में किया है, उसी परख नली को क्या कर लीजिए, आप बाहर निकालिए, अगरबत्ती या माचिस की तीली को जलते हुए वहाँ पे ले जाइए तो और अधिक तेज़ी से वो क्या होने लगेगी, जलने लगेगी।
और हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता, ये जलती हुई चीज़ को और जलाने में सहायक होता है, उसको बढ़ा देता है। ये ऑक्सीजन धातु अधातु तत्वों से संयोग कर ऑक्साइड बनाते हैं। आप जानते होंगे कि मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाया जाता है तब वह प्रकाश के साथ जलता है। सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है, यह चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जैसे कि 2 टाइम्स Mg+O2 2 टाइम्स MgO बनाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाला है। फिर उसके बाद है एक और क्रियाकलाप है। आप क्या करेंगे, कोयले का टुकड़ा लीजिए, छोटा चम्मच, गर्म करने का साधन, ऑक्सीजन से भरी परख नली, चूने का पानी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, छोटे से चम्मच में कोयले के टुकड़े को लाल तप्त होने तक गर्म करते हैं। अब इसे ऑक्सीजन से भरी परख नली में ले जाते हैं तो आपको किस रंग की ज्वाला दिखाई देगी, या और अधिक जलने लगेगी और ज्वाला लाल रंग की ही होगी। फिर उसके बाद है इस परख नली को चूने के पानी में डाल दीजिए। तो क्या चूने का पानी दूधिया हो जाता है? तो कार्बन और O2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस प्रक्रिया में घुले हुए पिघले हुए गंधक के साथ दोहराएं। गंधक के जलने से निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। सल्फर ऑक्सीजन क्या बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। फिर इसके बाद है ऑक्सीजन के उपयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। यहाँ पे देख लीजिए, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के क्या उपयोग है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यही है, ऑक्सीजन का उपयोग पौधे जीवधारी श्वसन में करते हैं। पर्वतारोही, अंतरिक्ष यात्री, गोताखोर इसे सुविधाजनक सिलेंडरों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। अस्पताल में दमे और दिल के मरीज, नवजात शिशु जिन्हें श्वास लेने में कठिनाई होती है, उनके लिए ऑक्सीजन मास्क का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग में ऑक्सीजन और अन्य गैसों के मिश्रण के ज्वलन से उत्पन्न ज्वाला का उपयोग धातुओं को जोड़ने में होता है। फिर उसके बाद है दोस्तों नाइट्रोजन का उपयोग, यह भी बहुत ही जरूरी है। 78% नाइट्रोजन हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में उपलब्ध है। जहाँ पे है हमारा पहला, यह पौधों की जीवधारियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरा, नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया बनाती है। अमोनिया से यूरिया जैसे उर्वरकों का उत्पादन होता है। निष्क्रिय प्रवृत्ति होने के कारण विद्युत लैंप में भर जाता है। जो लाइट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें इसी गैस को भरे जाते हैं। साथ ही साथ भोज्य पदार्थों को ताज़ा बनाए रखने के लिए पैकेट में बंद जलपान सामग्री, आलू चिप्स, बिना पके तले भोजन के लिए तैयार खाद्य पदार्थों में पैकेट में यही गैस भरा होता है। यह भोज्य पदार्थों को हवा के संपर्क में नहीं आने देता और जिससे ये भोज्य पदार्थ तरोताज़ा रहते हैं। लंबे समय तक हम इनका उपयोग खाने में कर सकते हैं। फिर आते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के लिए बहुत सारे प्रयोग हैं, मैं सीधे सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगा। तो वायु प्रदूषण का पहले अर्थ जान लेते हैं। वायु प्रदूषण का अर्थ है निलंबित कणों व अवांछित गैसों का हमारे वातावरण में इतने अधिक मात्रा में पाया जाना जिससे मनुष्य जीवन व जीव जंतुओं व अन्य वस्तुओं को हानि पहुँचे। रोजमर्रा की होने वाली क्रियाओं से हमारे वातावरण की वायु किस प्रकार प्रभावित होती है, आइए जान लेते हैं क्रियाकलाप में। अब क्या कर लीजिए, एक सफ़ेद कागज़ ले लीजिए, एक वैसलीन ले लीजिए और उस क्या करिए, सफ़ेद कागज़ पर वैसलीन को लगा लीजिए और अलग अलग खुले स्थानों पर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे कि जो कागज़ में वैसलीन लगा हुआ है उसकी वजह से आप धूल के कण कुछ काली रंग के चिपके हुए आपको नजर आएंगे, जिससे पता चलता है कि कितना वायु प्रदूषित है। आप अलग अलग एरिए पे जाके, अलग अलग जगहों पे जाके कीजिए इसको, तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे धूल ज़्यादा कागज़ पे जम जाएगा, आप ये समझना कि वहाँ पे वायु का प्रदूषण ज़्यादा है, जहाँ कम होगा वहाँ पर वायु का प्रदूषण कम है। और उसी को क्या किया गया है, यहाँ पे समझाया गया कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सिगड़ी के पास, चौराहा, कारखाने के पास, घर की खिड़की के पास, इन सभी जगह पे आप जा सकते हो। तो वायु प्रदूषण की जानकारी का एक और तरीका है, आप विभिन्न स्थानों, सड़क, वन, स्कूल, औद्योगिक स्थल इत्यादि की पेड़ को पत्तियाँ एकत्र कर लीजिए और उस पर देखिए कि धूल की परत कितनी है। आप उंगली से हटा कर देखें, तो जहाँ पे धूल की परत मोटा दिखे आप ये समझ जाइए कि वहाँ पे वायु का जो प्रदूषण है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद वायु प्रदूषण किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठोस गैसीय कण, ठोस कणों को निलंबित कण कहते हैं। ये कण मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, साथ साथ वातावरण को धुंधला कर देते हैं। जैसे कि इसके कुछ कारण निम्नलिखित है। वाहनों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कार, बस, ट्रक, तिपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा पेट्रोल डीजल से चलते हैं। इन ईंधनों को जलने के कारण अक्सर जलने की क्रिया अधूरी हो जाती है और इसी क्रिया की वजह से ही कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीसा, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब निकलते हैं गैसें, जो वायुमंडल को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर देती है। मनुष्य के स्वास्थ्य, वनस्पति वस्तुओं का हानिकारक प्रभाव डालती है। शहरों में वाहनों की संख्या ज़्यादा होने के अलावा अन्य कारण, जैसे कि वाहन का इंजन कैसा है, इंजन की इस्तेमाल की गई तकनीक नहीं है पुरानी, आदि कारण भी प्रदूषण को घटाते हैं, बढ़ाते हैं।
तो इसलिए हमें अपने जो गाड़ी वाहन है उसका प्रदूषण की जो जांच होती है उसको कराना चाहिए और इंजन की सही स्थिति को भी पता लगाना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण कम हो। इसके बाद है उद्योग। स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले दूषित ठोस के कण का हानिकारक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर तो होता है, साथ ही जीव जंतुओं, वनस्पति व इमारतों पर भी हो जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या व बढ़ते हुए उद्योग के कारण ही ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ गई। इनकी पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी हैं जिनमें कोयले के बड़े इस्तेमाल होते हैं और इस इस्तेमाल से वायु प्रदूषण में इतना बढ़ोतरी हुआ है कि उस जो क्षेत्र है, वो जो कोयले का क्षेत्र है, वहाँ आपको दिन भर 24 घंटे धुंधला धुआं दिखाई देगा। ऐसे वायु का प्रदूषण हो जाता है। इसके अलावा इन संस्थानों में बहुत मात्रा में राख भी निकलती है जो भूमि के काफ़ी हिस्से को ढक लेती है। वायु प्रदूषण के अन्य कारकों की चर्चा आप क्या कर लीजिए, कॉपी में लिख कर अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए कि कैसे कैसे वायु के प्रदूषण और हो सकते हैं। बचाव के उपाय कैसे हैं, हम इसका किस तरीके से उपयोग करेंगे, बचाव के उपाय कैसे लाएंगे। यहाँ पे हमने कुछ प्रदूषण नियंत्रण के तरीके इस्तेमाल करने होंगे, जैसे कि औद्योगिक संस्थानों में निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाना होगा जिससे कम मात्रा में प्रदूषण निकले। निलंबित कणों को रोकना होगा। ऊर्जा उत्पादन के कम प्रदूषणकारी उपाय हो जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसका भी अधिकाधिक प्रयोग करके हम ऊर्जा बना सकते हैं। वाहनों की वायु प्रदूषण संबंधी जांच नियमित रूप से कराना, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है। सूखे पत्तों, पेड़ों की टहनियों, कागज और कचरे को खुले में नहीं जलाना चाहिए। इसका सुरक्षित निपटाने का तरीका अपनाना चाहिए। अत्यधिक वृक्ष उगाना, ये प्रकृति के फेफड़े हैं। आसपास के वृक्षों की देखरेख कीजिए। जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतना ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारा स्वस्थ रहेगा, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, प्रदूषण कम होगा। तो फैक्ट्रियों की चिमनी की ऊंचाई को बढ़ाना चाहिए जिससे प्रदूषित वायु निचले इलाकों में ना रहें, ऊपरी इलाकों में जाए। ये काम भी कर सकते हैं जिससे वायु का प्रदूषण से जो होने वाला नुकसान है वो हम मनुष्यों पर कम हो। वायु प्रदूषण को कम करने वाली आदतों को अपनाना। धूम्रपान रोकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना तो बहुत नुकसानदायक है। धूम्रपान करने वाला व्यक्ति स्वयं तो धुआं छोड़ता है, साथ ही अपने साथ साथ अपने बाजू वाले को भी वो उससे प्रभावित कर देता है। जो धूम्रपान नहीं करता है उसके लिए भी ये धुआं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इत्र, दुर्गंधनाशक स्प्रे, प्रसाधन सामग्री, इसी प्रकार अन्य स्प्रे का उपयोग कम से कम करना। पेट्रोल डीजल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही हमको करना चाहिए, हमें ज़्यादा इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। धूम, कोहरा, तो जानते हैं दोस्तों धूम और कोहरा क्या होता है। यहाँ पे होता है ज्वालामुखी के फटने से बनने वाली गैस, वनों की आग से उठा धुआं, वायु प्रदूषण की प्राकृतिक स्रोत हैं। फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, संचालित वाहन, निर्वातक, लकड़ी के जलने से निकलने वाला धुआं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के स्रोत हैं। तेजी से बढ़ते हुए वाहनों की संख्या, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धुएं की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। सर्दियों के दिनों में धुएं से उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषक कोहरे से संयोग कर मोटी परत बनाते हैं जिसे धूम कोहरा कहते हैं। आप कोहरा किसे कहते हैं क्वेश्चन बना के आप यहाँ पे लिख सकते हो। सर्दी के मौसम में अधिकतर दिखाई आप गौर किए होंगे कि जब आप रोड पे जाते हो तो रोड में दिखाई नहीं देता, एकदम कोहरा बन जाता है। ये उन्हीं के प्रभाव हैं। पत्रिकाओं से धूम कोहरे के होने के कारण और बचाव से संबंधित समाचारों का अंकलन करना ये बहुत ज़रूरी है। और इससे होने वाला नुकसान है सांस से संबंधित रोग, दमा, खांसी, ये सब हो जाता है इनसे। पौधाघर प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, अब ये क्या होता है इसको जान लेते हैं और ये किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है। तो सामान्यतः पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाली विकिरणों, यानी कि पृथ्वी जो है अपने ऊपर पड़ने वाले विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और ऊष्मा प्राप्त करती है। इनसे प्रकाश की अधिकांश मात्रा पृथ्वी परावर्तित कर देती है। इस प्रकार परावर्तित प्रकाश में अवरक्त किरणें भी शामिल होती है। वायुमंडल की कुछ गैसें इन अवरक्त किरणों को सोख लेती है, पृथ्वी से बाहर जाने नहीं देती। पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन ऐसे ही कुछ गैसें हैं जो अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ग्रीन हाउस गैस के द्वारा अवरक्त किरणों को रोका जाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। यदि यह घटना नहीं होती तो पृथ्वी आज की तुलना में बहुत अधिक ठंड होता और यहाँ पे जीवन नहीं होता। जिसके बाद है स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको बोलते हैं पौधा घर। तो ठंडे प्रदेशों में पौधों को जीवित रखने के लिए कांच के घर
यानी कि कांच के कमरे में रखा जाता है। कांच की दीवारों से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पौधों तक पहुंचता है, किंतु कांच की दीवारें पृथ्वी द्वारा परावर्तित और रक्त किरणों को बाहर नहीं जाने देती, जिससे अंदर का वातावरण गर्म रहता है और पौधे जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊष्मा पौधों को प्राप्त हो जाती है। पौधों के लिए बनाए गए कांच के कमरे या घर जो है वे पौधा घर या ग्रीन हाउस कहलाता है। इसके बाद आते हैं अम्ल वर्षा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन अधिकतर नहीं हमेशा पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल की वायु में विभिन्न कारणों से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते रहते हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल में ऑक्साइड घुलकर वर्षा के जल को सामान्य से अम्लीय बना देते हैं। अम्ल वर्षा जिसे ही कहते हैं हम लोग, या तेजाबी वर्षा भी कहते हैं। इस पर नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मुख्य रूप से रहते हैं। ये दोनों बहुत ही प्रबल अम्ल है। एक और अम्ल होता है, आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तीनों अम्ल बहुत ही प्रबल अम्ल होते हैं, जिसमें से दो अम्ल नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं और इसके प्रभाव बहुत ही नुकसानदायक है। अम्ल वर्षा के कारण पौधों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। अम्ल वर्षा से मृदा और जंगलों को नुकसान पहुंचता है। अम्ल वर्षा जल स्रोत के लिए भी जल स्रोत भी प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे मछलियों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। यह मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। अम्ल वर्षा भवनों, मूर्ति, विशेषकर पत्थर, संगमरमर से बनी अभिक्रिया का क्षरण करती है, जैसे कि आगरा में स्थित ताजमहल का क्षरण आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में इसके बारे में बहुत ही पढ़ा भी होगा। फिर ये देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, वायु को प्रदूषित करने वाले प्रमुख गैसें कौन कौन सी है। मैंने पीछे टिक लगा दिया क्वेश्चन नंबर 1 पर। और यहाँ पे देखिए, सड़क के नज़दीक किसी पेड़ पर स्थित पत्ती और दूसरे जगह पर स्थित पेड़ की पत्ती पर जमे पदार्थ में आप क्या अंतर पाओगे, पौधों की जैविक प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये वायु प्रदूषण से रिलेटेड ही है। मैंने बताया पत्ती में धूल एकत्रित रहेगा, ये वही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आगे है, आप यहाँ पे कर सकते हो। अब जैसे कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन कौन सी गैसें हैं, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो गैसें हैं मैंने यहाँ पे देखो टिक लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ ऊपर है। ये पहला है क्वेश्चन नंबर 1 और क्रियाकलाप में है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, किस तरीके से धूल की परत वगैरह जम जाती है पेड़ों की पत्तियों पे, तो वहाँ पे मैंने लगा दिया है पूरा टिक। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, अम्ल वर्षा, आप देख के ही जान रहोगे। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन कौन सी गैस उत्तरदायी है ये भी बता चुके हैं। अम्ल वर्षा में मुख्यतः कौन कौन से अम्ल होते हैं, तो अम्ल वर्षा में मुख्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं। ये जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद है वायुमंडलीय दाब। तो आपने देखा होगा गाड़ी में ट्यूब से हवा भरी जाती है, ट्यूब फूल जाती है, ऐसा क्यों। तो आइए एक क्रियाकलाप से हम क्या करते हैं इसको जानते हैं। साइकिल की पंप ले लेते हैं और साइकिल ट्यूब और एक गुब्बारा। सर्वप्रथम साइकिल पंप की सहायता से साइकिल ट्यूब पर और गुब्बारे पर हवा भरते हैं। अब आप देखेंगे गुब्बारा, साइकिल ट्यूब दोनों फूल गया। क्या कारण है, वायु में उपस्थित गैस सूक्ष्म कण गुब्बारे और साइकिल के ट्यूब के दीवारों से टकराकर उन पर दाब डालते हैं, जिससे उनके भीतरी दीवार पर पड़ने वाले वायु के दबाव के कारण वे फूल जाते हैं। इस तरह उतनी ही जगह में वायु भर दी जाती है तो वह भी दाब डालती है, और वायु भर दिया जाए तो दाब डालते जाएगा और ये फूलते जाता है। और एक ऐसा समय भी आता है जिसमें अगर हम उसमें वायु डालते जाएं, पंप के जरिए हवा भरते जाएं तो फूट भी जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है, जिसे हम 1 लेके चलते हैं। आगे चल के आपको मिलेगा, इन्हीं से बोलते हैं एटमॉस्फेयर ATM। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व बदलने के कारण दाब भी बदल जाता है। ऊपर जाने पर वायु का घनत्व घटता है तो वायुमंडलीय दाब भी कम होने लगती है, जिससे हमें सांस लेने में भी बहुत परेशानी होती है। वायुमंडलीय दाब के कुछ प्रभाव, हमारे शरीर में वायुमंडल जो है अत्यधिक दाब डालता है। क्या आपने सोचा है कि जब यह दाब अधिक होगा तब हम पिचक क्यों नहीं जाते। हमारा अन्य जीवधारियों के शरीर कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो अंदर से दाब आरोपित करते हैं, और दोनों दाब, बाहर का दाब और हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं का जो दाब है उसमें बैलेंस बना होता है। कोशिकाओं के अंदर आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होगा, बराबर होता है। इस वजह से हम नहीं पिचकते हैं। अब जैसे कि हम सौर मंडल से आगे अंतरिक्ष में चले जाएं
और वहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा और हम कोई भी ऑक्सीजन सूट वगैरह भी नहीं पहने रहेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो नसें हैं वो फट जाएगी और पूरा खून बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और बाहर के वातावरण का जो दाब है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे नुकसानदायक है। तो इसको हमें क्या है, ये जो जानना है इसको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ और दिया हुआ है, जैसे कुछ क्वेश्चन है, ग्लूकोज की खाली बोतल, एक क्रियाकलाप है, कार्क, कांच की मुड़ी, 2 नलियाँ, गुब्बारा। और इसी से हम दाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम कांच के 2 छेद कर देंगे, चित्रानुसार इसको ऐसे मोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कांच की नली लगाइए, पहली नली के निचले भाग में गुब्बारा लगाइए, कार्क को बोतल के मुंह पर लगाइए, दूसरी नली में मुंह लगाकर बोतल के भीतर की हवा को खींच लीजिए। ऐसा करने पर नली में बंद गुब्बारे पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको नोट कीजिए। तो आप पाएंगे गुब्बारा धीरे धीरे फूल जाता है, कभी कभी ये अत्यधिक फूलकर फट भी जाता है। ऐसे मुख्यतः बोतल में भीतर का वायुमंडल कम हो जाने के कारण होता है। इसी प्रकार जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो दाब कम होता है, जिससे रक्त वाहिनियाँ दाब अधिक होने के कारण फूल जाती है और कभी कभी फट भी जाती है। ये मैंने बता दिया था आपको। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन मौसम को भी प्रभावित करता है। जब किसी स्थान का वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो जाता है तब आंधी तूफान आते हैं। जब वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है तो वर्षा भी होने लगती है। तो हमारे वायुमंडल हमारे मौसम को भी प्रभावित करता है। वायुमंडलीय दाब का मापन, तो वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए सन 1643 में टॉरिसेली ने एक यंत्र बनाया जिसे बैरोमीटर बोलते हैं। वायु दाब मापी ये 2 प्रकार के होते हैं, पारद बैरोमीटर और एनीरॉयड बैरोमीटर। सामान्यतः वायुमंडल का जो दाब है 1.013 10⁵ यानी कि 1.013 गुना 10⁵5 पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के तुल्य होता है। क्या द्रव समान गहराई पर समान दाब डालते हैं? तो इसका क्वेश्चन इस क्रियाकलाप से जानते हैं। छोटा सा क्रियाकलाप है। आवश्यक सामग्री, प्लास्टिक की एक खाली बोतल या टीन का डिब्बा, पानी। बोतल डिब्बे में पेंदे से थोड़ा ऊपर, चित्र के अनुसार आप क्या कर लीजिए, समान ऊंचाई पर कील की सहायता से एक छेद कर लीजिए। अब बोतल को पानी से भर दीजिए। क्या सभी छेदों से निकलता पानी बराबर दूरी पर गिरता है? इस क्रियाकलाप को आप ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जल का स्तर जैसे जैसे नीचे आएगा, ये पानी जो समान दूरी पर गिरता है वो क्या होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, यानी कि दाब जो है वो कम होते जाता है। तो गहराई के साथ साथ दाब क्या है, मान जो है वो जितना गहराई ज़्यादा रहेगा उतना दाब ज़्यादा रहेगा, जितना गहराई कम रहेगा उतना ही दाब क्या होगा, बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जिसे आप लिख सकते हो। वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे मैंने एक टिक लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है वायुमंडलीय दाब के बारे में, यहाँ से आप कर सकते हो। हम हमारे पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, इसको लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाने पर मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो इसका आंसर है यहाँ पे कि वायुमंडलीय दाब अगर कम हो जाता है किसी स्थान पर तो रक्त वाहिनियों का दाब अधिक होने के कारण फूल जाता है और कभी कभी फट भी जाता है। फिर उसके बाद है यहाँ पे मुख्य रूप से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, साथ ही साथ सही विकल्प भी है जिसको हम पढ़ लेते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस, मैंने बता दिया है। नाइट्रोजन का उपयोग भोज्य पदार्थों में किया जाता है क्योंकि यह भोज्य पदार्थों को ताज़ा बनाए रखती है, ऑक्सीजन से दूर रखती है। पारे के स्तंभ का कौन सा मान वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है? 76 सेंटीमीटर का मान। ऑक्सीजन गैस जल से क्या होती है? हल्की होती है। पृथ्वी वायुमंडल में गर्म होने का कारण, पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का जो कारण है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। साथ ही साथ यहाँ पे खाली स्थान है। ऑक्सीजन गैस पदार्थों को जलाने में सहायक होती है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्राप्त करने हेतु अमोनिया प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर दाब कम होता है। अम्ल वर्षण नाइट्रोजन और सल्फर के गैसों के कारण होती है जो जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। ऑक्सीजन पानी में घुली होती है। फिर उसके बाद है कुछ सत्य असत्य। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 10% है, गलत 21% है। पोटेशियम परमाणु गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनता है, ये भी गलत है। O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस बनता है।
सल्फर डाइऑक्साइड वायु में मिलने से वायु प्रदूषित होती है। सही, सत्य है ये। गुब्बारे में वायु दाब उसमें भीतरी दीवारों के टकराने के कारण उत्पन्न होता है। सत्य है, वायुमंडलीय दाब वायु के भीतरी दीवारों को टकराने के कारण ही उत्पन्न होता है, जिससे ही तो वो गुब्बारा फूलता है। नाइट्रोजन गैस की निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत बल्बों में से भरा जाता है, ये भी सत्य है। फिर है क्या करना है यहाँ पे, उचित संबंध जोड़िए। ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन श्वसन के लिए, नाइट्रोजन भोज्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए, अम्ल वर्षा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण से ही होता है। फिर वायु का संघटन होती है, पेज नंबर 15 में है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन बनाने की विधि का स्वच्छ नामांकित चित्र रेखा चित्र खींचकर विधि का वर्णन कीजिए, पेज नंबर 15 और 16 में है। वायुमंडल में विभिन्न कारण लिखकर उसे रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, पेज नंबर 22 में है ये। नाइट्रोजन गैस के प्रमुख उपयोग लिखिए, पेज नंबर 20 में है ये। मैंने यहाँ पे लिख दिया है पेज को और वहाँ पे टिक भी लगा दिया है, आप आसानी से इसको देख के इसके आंसर लिख सकते हैं। अम्ल वर्षा क्या है, हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, पेज नंबर 24 में है। पूरे डिटेल में इसको लिखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेन पेज पर जाइए, प्लेलिस्ट्स में आपके लिए बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। साथ ही साथ मैथ्स से ट्रिक, मैथ्स और कोई भी आपको डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उस पर वीडियो बना के आपको समझाएंगे। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।